तो आज हम ये हमारा पहला लेक्चर है ज्योग्राफी का। तो लेक्चर ये भूगोल का पहला लेक्चर है। तो यहाँ जानते हैं भूगोल होता क्या है। सबसे पहले भूगोल के बारे में। भूगोल क्या है? पृथ्वी का अध्ययन, यानी कि जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं वह भूगोल कहलाता है ना। इसकी एनसीईआरटी ने इसकी 4 शाखाओं इसे बांटा है, 4 शाखाओं में एनसीईआरटी ने। इसकी पहली शाखा जो है उसे हम खगोली बोलते हैं। दूसरी शाखा है उसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं। दूसरा भू आकृति विज्ञान। तीसरा इसमें आता है समुद्र विज्ञान। और चौथी इसकी शाखा जो है जलवायु विज्ञान। ये क्या है? इसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। इसमें हम स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं। इसमें हम जलमंडल का अध्ययन करते हैं, या कह सकते हैं अध्ययन करते हैं। और इसमें वायुमंडलीय अध्ययन होता है। समुद्र से मतलब जो भी नदियाँ आदि का स्थल, मतलब इसमें हम जलमंडल समुद्र का अध्ययन करते हैं, इसमें स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं, इसमें वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। अब बात, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया है पढ़ने के लिए, बाद में ये भी पढ़ेंगे। तो इन सब, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम पढ़ने वाले क्या है। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसमें हम अब बात करें तो जलवायु विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिनका हम अध्ययन करते हुए लेके चलेंगे। तो हम इसमें वायुमंडल में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वायु एवं पवनें। इसकी दूसरा हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल की संरचना व संगठन। इसका तीसरा अध्ययन आएगा वायुमंडल के कारक। और यहाँ अन्य आ जाएगा। बचा हुआ चीज हम इसमें डाल देंगे। जो भी चीजें रह जाएंगी वो हम अन्य के अंतर्गत इसका अध्ययन हो जाएगा। तो जलवायु विज्ञान को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इतना समझ। जलवायु विज्ञान को हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पूरे वायुमंडल का अध्ययन जो आता है वो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें हम गैसें पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों की गैसों ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वायु एवं पवनें हैं क्या। भाई कई लोग ये कहते हैं कि वायु और पवन एक ही है। तो वायु और पवनें हैं क्या? ये सारी, अब इसको आप देख लीजिए। वायु, पहले तो आप ये जानिए वायुमंडल क्या है। हमारी वायुमंडल की जो हमारी ये पृथ्वी है, इसके ऊपर जो आवरण है ये आवरण वायुमंडल है। गैसों, धूल के कणों और जलवाष्प का मिश्रण जो होता है वो
एटमॉस्फेयर होता है। इन चीज़ों का मिश्रण क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, गैस प्लस जलवाष्प और प्लस धूल के कण, ये सब मिला के क्या निर्माण करते हैं? एक वायुमंडल का निर्माण करते हैं। तो इतना क्लियर है। अब बात करते हैं वायु और पवनों की। तो वायु क्या है? वायु गैसों, जलवाष्प और धूल के कणों का समांगी मिश्रण है ना। और पवन क्या है? जब इसी वायु में गति आ जाए, इसमें जब गति आ जाए तो वो पवन कहलाती है। और ये हमेशा इट ऑलवेज फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है, जो पवन होती है वो। तो वायु एवं पवन समझ में आ गया। तो तब तक इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। वायु पवन गैसों धूल के कणों जलवा समांगी ठीक है। ये तो होगी वायु। इसमें वायु समझ लेते हैं। वायु क्या है? वायु गैस, धूल के कणों और जलवाष्पों का समांगी मिश्रण है। समांगी शब्द का अर्थ आप समझते हैं? समांगी शब्द का अर्थ क्या हुआ? समांगी शब्द का अर्थ हुआ अलग अलग मात्रा में। ठीक है, इसका मतलब गैसों, धूल के कणों, जलवाष्पों की अलग अलग मात्रा में जो मिश्रण है वही वायु है। और इसकी एक और विशेषता ये होती है, ये रंगहीन व गंधहीन होती है। ठीक है, ये रंगहीन और गंधहीन होती है। और जब इसमें गति आ जाए, जब इसमें गति आ जाए तो ये पवन बन जाती है। ठीक है, और ये हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है ना। ये पवने क्लियर हो गया। ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहते हैं। अब एक शब्द आपके सामने आ रहा है, वायुदाब। इसी क्रम में चलते हुए एक वायुदाब शब्द आ रहा है। ये क्या है? इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन है दाब प्रवणता। प्रेशर ग्रेडियंट है ना। इसका रीजन दाब प्रवणता होता है। दाब सही से इसका नहीं। अब वायुदाब क्या है? वायुदाब क्या है? अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेगा, जैसे मैं खड़ा हूँ, हमारे ऊपर समान रूप से एक वायु का प्रेशर लगाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है? प्रत्येक इकाई क्षेत्र पर लगाया गया वायु के द्वारा दबाव
ये वायुदाब हो गया। ठीक है, ये जो प्रत्येक इकाई क्षेत्र पर वायुदाब लगाए, जो दबाव पड़ता है, प्रेशर बनाती है जो एयर होती है, वो जो प्रेशर प्रत्येक इकाई क्षेत्र पर समान रूप से बनाती है, उसे वायुदाब कहते हैं। अब पता क्यों नहीं लगता हम लोगों को? कुछ लोगों के दिमाग में ये भी प्रश्न आता है कि हमको वायुदाब का पता चलता क्यों नहीं? क्योंकि ये समान रूप से लगाती है हर ओर से। अगर ऐसा नहीं होगा तो मनुष्य की रक्त वाहिकाएं फट जाएंगी और यहाँ जीवन संभव नहीं है। इसलिए वायुदाब बहुत इम्पोर्टेंट है मानव जीवन के लिए, वेरी इम्पोर्टेंट है ना। धरती पे जीवन रहे इसलिए वायुदाब आवश्यक है। अंतरिक्ष में ये वायुदाब नहीं है, इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री बाहर जाते हैं तो एक विशेष प्रकार का सूट पहन के जाते हैं, जो सूट जब अगर वो नहीं पहनेंगे तो उनको वायुदाब अंतरिक्ष में प्राप्त नहीं होगा। जो वायुदाब अंतरिक्ष में प्राप्त नहीं होगा उससे उनके शरीर की रक्त वाहिकाएं जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से फट जाएंगे, है ना। तो ये वायुदाब क्लियर हो गया। अब वायुदाब के बाद बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक लेवल की हैं, हम पढ़ेंगे आगे। और वायु क्या है और पवने क्या है इसके बारे में और आगे जैसे जैसे समय आएगा मैं क्लियर करता चलूँगा। एक चीज़ और, एक शब्द और आया है इसमें, वायुमंडल। ये क्या है? जो वायु है, वायु इसका जो पृथ्वी के चारों ओर से, ये वायु, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो ये घेरा है वायु का ये घेरा, ये एटमॉस्फेयर कहलाता है, ये वायुमंडल कहलाता है। यही वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर का जो घेरा है, जो पृथ्वी के चारों ओर का वायु का जो घेरा है, यानी कि गैस, धूल के कणों और जलवाष्प का जो मिश्रित घेरा जो बना हुआ है पृथ्वी के चारों ओर, वो वायुमंडल है। इसमें अलग अलग लेयर हैं, उन चीज़ों का भी अलग से चर्चा की जाएगी उन बातों पर भी, लेकिन मोटा मोटा अंदाजा आप ये समझ लीजिए, ये घेरा जो है वो वायुमंडल कहलाता है। इसी का हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। इस पूरे वायुमंडल का ही हम अध्ययन इसमें इस टॉपिक में करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक था? ये टॉपिक है जलवायु विज्ञान। जो लिखने की जरूरत नहीं है, पता है, इतने समझदार हो ही, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए, एक शब्द है जलवायु से एक शब्द होता है जलवायु, और एक होता है मौसम। इन दोनों शब्दों में डिफरेंट क्या है? व्हाट्स द डिफरेंट बिटवीन क्लाइमेट एंड द वेदर? ये मौसम है, ये जलवायु में अंतर क्या है? किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन दशा, वायुमंडलीय कारकों द्वारा होने वाली दीर्घकालीन दशा जलवायु कहलाती है। और किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय कारकों के द्वारा होने वाली अल्पकालीन दशा वो मौसम है। यानी कि मौसम अत्यंत परिवर्तनशील भी होता है। परिवर्तनशील है और इसे 30 से 35 वर्ष लग जाते हैं परिवर्तन। ये परिवर्तनशील है। जैसे कि सुबह बहुत तेज धूप यदि निकले, यानी कि सुबह बहुत तेज अगर धूप हो तो दोपहर होते होते बादल छा जाते हैं और शाम तक वर्षा हो जाती है, जिससे कि रात में ठंड बढ़ जाती है। तो ये तो एक जलवायु थोड़ी, ये तो मौसम का प्रभाव है। तो मौसम और जलवायु में अंतर समझ गए? तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक हमने लिखा था वायुमंडल का संगठन व संरचना, जिसकी हम चर्चा करेंगे। वायुमंडल के संगठन और संरचना की चर्चा करने से पहले इस वायुमंडल के महत्व को समझ लेते हैं कि वायुमंडल क्यों जरूरी है, पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों आवश्यक है, इस बात को हम जान लेते हैं।
तो इसको इरेज करते हैं। तब तक के लिए आप जरा जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। वायुमंडल का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये क्या महत्व है इसका, क्यों ये होना चाहिए पृथ्वी पर? जहाँ जिस कई जगह ये नहीं, पृथ्वी जैसे बृहस्पति है वहाँ ये नहीं है ना, तो वहाँ जीवन संभव नहीं। ये जीवन समझिए आप, वायुमंडल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जीवन का आधार है। इसमें जलवायविक घटनाएं होती हैं। घटनाएं इसमें होती हैं। तीसरी चीज, ये वृद्धि के लिए आवश्यक है। चौथी चीज इसमें क्या है कि इसमें गैसें हैं, समझ लो। अब गैसेस मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, बताएंगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। तो पहले चर्चा इसके बारे में करते हैं। जीवन का आधार क्यों है ये? क्योंकि इसमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन वायुमंडल में ही पाई जाती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए ये तय हो गया कि वायुमंडल जीवन का आधार है। ये तो आप मानते हैं। बिना ऑक्सीजन के आप कितनी देर रह सकते हैं? 2 4 10 सेकंड, 20 सेकंड, इससे ज़्यादा थोड़ी, 25 सेकंड, इससे ज़्यादा आप नहीं रहे। इसमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन की वजह से, आप लिखते नहीं हैं इसको, इसमें ऑक्सीजन है। अब जलवायु की घटनाएं हैं, जलवायु लिखा है। इसमें जलवायु घटनाएं घटित होती हैं। बादल बनना, बारिश होना, तूफान आना, हवा चलना, है ना, ये सारी घटनाएं जो जलवायु से रिलेटेड हैं। जो मतलब जलवायु, मौसम का बदलना, ये जलवायु का चेंज होना, यानी कि क्लाइमेटोलॉजिक चीज़ें भी यही होती। क्लाइमेटोलॉजिक इवेंट्स सब वायुमंडल में ही होते हैं। वृद्धि के लिए आवश्यक क्यों है? वृद्धि के लिए आवश्यक ये इसलिए है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो गैसें पाई जाती हैं, अगर वो गैसें नहीं होंगी तो वायुमंडल पर पेड़ पौधे, वो पृथ्वी पर पेड़ पौधे उपलब्ध नहीं रह सकते। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वायुमंडल अगर नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, समझ ना। तो ये वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इसमें गैसें हैं। इसमें मतलब जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं वो उसी उड़ते हैं, हालांकि ये वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब गैसों की बात करते हैं। गैसें कौन कौन सी इसमें गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें जो बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सबसे बड़ी गैस, पहले ही बात गैसों की बात करते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। ग्रीन हाउस गैस तो नहीं आती नाइट्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें मीथेन है ना। और भी ग्रीन हाउस गैसेस, और भी गैसें ग्रीन हाउस में आती हैं। जब संगठन और संरचना पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे आपको। इसमें देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है उसका क्या महत्व है? ये ग्रीन हाउस गैस है। इनका काम क्या होता है? इनका काम मैं उदाहरण दे के समझाता हूँ। जैसे ये हमारा सूर्य है, तो ये समझ में आया कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कार्य है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का काम बताते हैं आपको। इसमें एक चीज और लिख लो, तापमान संतुलन।
ठीक है। वायुमंडल की वजह से तापमान संतुलन रहता है। अगर तापमान संतुलन नहीं रहेगा तो असंतुलित तापमान होने की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ तापमान संतुलन होता कैसे है। जैसे ये हमारा सूर्य है, ठीक है, यहाँ ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी की सतह है और ये वायुमंडल है। यहाँ से जो किरणें आएंगी वो सतह से टकराकर वापस जाने लगेंगे, लेकिन ये एटमॉस्फेयर है, ये सतह है। यहाँ जो ग्रीन हाउस गैसेस उपलब्ध हैं उनकी वजह से ये यहाँ रुक जाएंगे, जिससे तापमान संतुलन रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से तापमान संतुलन रहता है। तो आपको तापमान संतुलन समझ में आ गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ एक आधा और गैसें हैं, वो मैं बताऊंगा जब गैसों का पूरा वर्गीकरण करूंगा। जब पृथ्वी की संरचना इसके बाद ही टॉपिक है, उसे पढ़ाऊंगा तो ये सारी गैसों के बारे में जानकारी दूंगा। तो इतना क्लियर हो गया। जीवन का आधार है महत्व, जलवायु घटनाएं इसमें होती हैं, जलवाष्प का बनना, बादल बनना, ये सारी चीज़ें इसी में होती हैं और वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं और संतुलन, तापमान संतुलन बना रहता है। एक चीज़ और है जो पृथ्वी पर मानवीय एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की जो संख्या है, यानी कि जो परसेंटेज है, वो बढ़ रही है। दिक्कत तब नहीं थी कि ये प्राकृतिक बढ़ती, नेचुरल अगर ये बढ़ती तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात से है कि मानवीय प्रतिक्रियाओं की वजह से ग्रीन हाउस गैस की चीज़ें, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है। अब जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ जो सूर्य की किरणें इसमें आएंगी, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल के थ्रू एंटर होंगी, वो उनको अधिक मात्रा में रोक लेती हैं, जिससे कि हमारा तापमान बढ़ता है। जो ग्लेशियर वगैरह पिघलेगा वो इसी प्रक्रिया के कारण पिघलने की बात होती है कि तापमान अगर इंक्रीज हुआ तो ग्लेशियर पिघल सकता है। ये एक मानवीय प्रतिक्रिया की वजह से घटना हो रही है कि जो ग्रीन हाउस गैस की वो मात्रा है वो बढ़ रही है, जो कि मानव वृद्धि के लिए और भी घातक साबित हो सकती है। हालांकि प्रकृति अपने आप को मेंटेन कर लेती है। अब ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, वायुमंडल का महत्व क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना और उसका संगठन। संगठन मतलब किन किन गैसों से मिलकर बना है और उसकी संरचना किस प्रकार है, तो उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो ये हो गया आपका वायुमंडल का महत्व। इसके पश्चात हम वायुमंडल का संगठन और संरचना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक ये क्लियर हो गया तो कोई डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर कोई डाउट हो, आई विल क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट वीडियोज। अगर आपका कोई संदेह हो, कुछ समझ में ना आया हो कोई टॉपिक, तो मैं उसे अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और यहाँ तक इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही बस। तो सारा कुछ समझ में आ गया तो मैं एक बार रिवाइज कर देता, यहाँ लिखा नहीं, मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जाना भूगोल। पृथ्वी का अध्ययन जो है वो भूगोल कहलाता है। इसे NCERT ने 4 शाखाओं में बांटा है। पहली है खगोलीय विज्ञान, पहली है खगोलीय कॉस्मोलॉजी, दूसरी है भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी, तीसरी है समुद्र विज्ञान ओशिनोलॉजी, और चौथी है क्या पढ़ रहे हैं, जलवायु विज्ञान।
क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान में हमने क्या क्या पढ़ा, वायु एवं पवनें और वायुमंडल का महत्व जो हमने आज पढ़ा, मतलब पढ़ना क्या क्या है, वायुमंडल की संरचना और संगठन, वायुमंडल के कारक, और इसके साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें हैं वो हम अन्य में आपको पढ़ाएंगे। तीसरी चीज़ कि वायु और पवनें क्या है। वायु रंगहीन और गंधहीन होती है, ये धूल गैस और धूल के कणों, गैस और जलवाष्प का समांगी मिश्रण है। वायुमंडल क्या है, इसी चीज़ का एक पृथ्वी के चारों ओर घेरा है, उसे वायुमंडल कहते हैं। इसी चीज़ से मतलब वायु का जो घेरा पृथ्वी के चारों तरफ है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल का महत्व जीवन के लिए पृथ्वी पर जीवन का आधार वायुमंडल के कारण है। वायुमंडल जीवन का आधार है। जलवायु घटनाएं, जलवाष्प, बादल का बनना इत्यादि इस पे होते हैं, वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधों की वृद्धि के लिए, मनुष्य की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसमें गैसें, ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती हैं, जिनकी वजह से तापमान संतुलन रहता है। और तापमान संतुलन रहता है इसीलिए ये इसमें जो है वो मानव जीवन सटीकता और संपन्नता से चल पाता है। और इसमें मानवीय प्रतिक्रियाओं की वजह से जो है वो बढ़ रहा है, इनकी संख्या बढ़ रही है, ये इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से ये सिस्टम जो है बिगड़ेगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है कि ग्लेशियर पिघलने की आशंका हो सकती है। तो इतना क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी एक चीज़, और ये लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस है। सबसे लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमारे लिए आवश्यक है। अब इसकी मात्रा कितनी है? ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.93, यही है 0.93 जो है इसकी एग्जैक्ट मात्रा मैंने लिख दी है। जो इसकी है मात्रा वो क्लियर हो गई। अब आप इतना देख सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।